Now, let us now study our new concept for today: position and intensity of IR absorption bands. IR absorption band की पोजीशन और इंटेंसिटी की हम बात करेंगे। पहले आ गया पोजीशन ऑफ IR absorption band। पोजीशन जो बैंड की है IR absorption band, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ हुक्स लॉ, अभी आपने थोड़ी देर पहले हुक्स लॉ पढ़ा। We have found that frequency of absorption of stretching vibration depend upon following two factors. दो फैक्टर पे डिपेंड करती है frequency of stretching vibration. One is the force constant and second is the reduced mass. इस तरीके से रिलेशन है बच्चे फ्रीक्वेंसी का। दिस इज द रिलेशन। 4.12 मल्टीप्लाइड है बाहर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो। दिस इज द रिलेशन root of Q upon mu. This is the relation between the frequency of stretching vibration and the force constant and the masses of atom, reduced mass जिसको हम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि frequency of stretching vibration depend upon two factors. दो फैक्टर पे डिपेंड करती है as per Hooke's law. Strength of the bond which is represented by force constant, bond की strength जो रिप्रेजेंट हो रही है फोर्स कांस्टेंट से। फोर्स कांस्टेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। सिंगल बॉन्ड में उसकी वैल्यू 5 × 10⁵ है, डबल बॉन्ड में 10 × 10⁵ है, ट्रिपल बॉन्ड में 15 × 10⁵ है। 5 10 5 मतलब अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो अंडरस्टूड है ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड की स्ट्रेंथ से रिलेटेड है value of force constant. So strength of bond or the force constant. Strength is directly related to force constant. Masses of atom forming the bond. और masses of atom को हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है इक्वेशन में? इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड मास। तीसरा फैक्टर, थर्ड फैक्टर विच अफेक्ट एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी इज टाइप ऑफ, वो हम पहले पढ़ चुके हैं, टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। You have earlier studied that stretching vibrational frequency requires more energy as compared to stretching vibrational mode requires more energy as compared to bending. या पहले पढ़ चुके हैं। टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है। दिस यू हैव स्टडीड अर्लियर। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जब हमने पढ़ी थी, मैंने आपको क्लियर किया था वहां पे कि stretching vibrational frequency requires more energy as compared to bending vibrational mode. Stretching वाले में एनर्जी ज्यादा लगती as compared to bending. So type of molecular vibration also determine the position of absorption band. Position जो उसकी है, type of stretching vibration हो रही है या bending हो रही है, उस पे भी position depend करेगी, ठीक है। अब पहले बात करते हैं बच्चे strength of bond. It is clear? फ्रीक्वेंसी इसको देखें आप बच्चे, हुक्स लॉ को, जो मैंने 4.12 उसकी प्रोपोर्शनलिटी साइन दिया हुआ है। तो बच्चे ये आपका इक्वेशन वेव नंबर फॉर्म में है ना, वेव नंबर फॉर्म। दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ वेव नंबर। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। वेव नंबर का डायरेक्ट रिलेशन है किससे बच्चे? ये देखें, ये वेव नंबर फॉर्म में है, ये 4.12 रूट ऑफ Q अपॉन म्यू। और वेव नंबर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। वेव नंबर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। वेव नंबर का डायरेक्ट रिलेशन है किससे बच्चे? फ्रीक्वेंसी। ये भी आपने पढ़ा, डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, है ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी भी लगाएंगे तब भी डायरेक्टली रिलेशन आया, आज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेव नंबर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज आल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू रूट ऑफ Q अपॉन म्यू। कितना होगा? ये फोर्स, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इन केस ऑफ वेव नंबर इट्स वैल्यू 4.12 हमें पता है, ठीक है ना बच्चे। तो अब बात करते हैं पहला फैक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। बच्चे क्या पढ़ा आपने एज पर हुक्स लॉ? हुक्स लॉ के हिसाब से व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड एंड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी? क्या रिलेशन है बच्चे? डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है बच्चे, मैं सही कह रहा हूं?
दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। हाँ जी बोलिए रोल नंबर 1 अगर है तो। डायरेक्ट रिलेशन है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का, है ना? यस सर। डायरेक्ट रिलेशन है मींस स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड हायर द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात। अब मुझे बताएं सिंगल डबल ट्रिपल किसी एक पर्टिकुलर एटम के बॉन्ड को ले लें, सिंगल डबल ट्रिपल, सबसे स्ट्रांग बॉन्ड कौन होगा? ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड? ट्रिपल। ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा, इसका मतलब साफ है कि उसकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना, एज पर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ठीक है बच्चे? तो देयरफॉर ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ये रिलेशन दिया हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। देयरफॉर ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ these bonds दिए हुए हैं, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये एब्जॉर्ब एट हाई फ्रीक्वेंसी। इनका रेंज देखें, डिफरेंट बॉन्ड्स है ना, इसलिए रेंज दिया हुआ है। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, देन द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का वाइब्रेशन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का रेंज देखें। ट्रिपल बॉन्ड की एब्जॉर्प्शन वैल्यू आती है 2300 टू 2000 पे, और डबल बॉन्ड की आती है 1900 टू 1500 पे, और सिंगल बॉन्ड की आती है बच्चे इन्हीं बॉन्ड की, यही बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल, कार्बन कार्बन डबल, कार्बन ट्रिपल नाइट्रोजन, कार्बन डबल नाइट्रोजन, सेम बॉन्ड लिए हुए हैं। फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का जो ट्रिपल नहीं होता तो यहाँ वैल्यू नहीं लिखी है, डबल, ये सिंगल। तो आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ से। इज इट क्लियर कि हायर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड हायर द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी of these bonds is in the range of this, which is much higher than a stretching vibrational frequency of double bonds, which in turn is much higher than stretching vibrational frequency of single bonds. तो ये क्लियर हो गया बच्चे कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, दूसरे नंबर पे फिर डबल बॉन्ड की होती है, तीसरे नंबर पे फिर सिंगल बॉन्ड। दूसरा आ गया मासेस ऑफ एटम। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, रोल नंबर 2 आप बताओ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड रिड्यूस्ड मास? सर रिपीट करना कुछ। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड द रिड्यूस्ड मास? क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन? इनवर्स। क्या है बच्चे? इनवर्स रिलेशन। इसका मतलब है कि लोअर द रिड्यूस्ड मास ऑफ सिस्टम हायर इज द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। लोअर द रिड्यूस्ड मास ऑफ सिस्टम, जितना रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम कम होगा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है बच्चे? तो लोअर द masses of atom forming the single bond, lower the masses of atom, lower the reduced mass and higher the stretching vibrational frequency। क्योंकि आपने बच्चे रिलेशन देखा है फ्रीक्वेंसी और फोर्स कांस्टेंट और रिड्यूस्ड मास का, ये रिलेशन है, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली रिलेटेड टू रिड्यूस्ड मास। दिस इज द इनवर्सली रिलेटेड। और एक और चीज याद रखना बच्चे, अगर एटम्स के मासेस कम होंगे तो उनका रिड्यूस्ड मास भी कम होगा। एटम के मासेस अगर कम होंगे उनका रिड्यूस्ड मास भी कम होगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट अस नो, मैं 3 बॉन्ड ले लेता हूँ बच्चे यहाँ पे, एक कार्बन हाइड्रोजन। बच्चे आप भी अपने अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और इन तीनों बॉन्ड्स के रिड्यूस्ड मास निकालिए। पहले रिड्यूस्ड मास निकालिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का। क्या फार्मूला बनेगा बच्चे? क्या फार्मूला है? M1 इंटू M2
that is 12 into 1, 12 plus 1, 12 plus 1. ठीक है बच्चे। फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन का निकालिए। नाइट्रोजन का कितना होता है बच्चे, मास 14 into 1 divided by 14 plus 1। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चे, शाबाश, 16 into 1 divided by 16 plus 1। बताइए रिड्यूस्ड मास की वैल्यू डिवाइड करना बच्चे, कैलकुलेट होगा आपके पास। ये हमारा आ गया 12/13, ये आ गया 14/15, ये आ गया 16/17। करना कैलकुलेट बच्चे। 12/13 का वैल्यू क्या आता है, व्हाट इज द वैल्यू, शाबाश, 0.92 कितना, 0.92 0.9 फ्रैक्शन में 2 बच्चे पूरा 0.9, 2. आगे बोलो 2, Yes sir. 0.92 आगे बोलो, थर्ड डिजिट बोलो, 30 ये 0। अब इसका बोलो, So 0.93. 0.9333। 333. इसका बोलो 0.94. So 0.9411. क्या देखा बच्चे आपने, लेसर द मास लेसर द रिड्यूस्ड मास, देखा बच्चे, मास कम होगा एटम का तो रिड्यूस्ड मास भी कम होगा। इसका 12 था, 14, 16, लेसर द मास लेसर द रिड्यूस्ड मास। क्लियर है बच्चे, यही वो वहां पे बोल रहा है, ये देखें, lower the masses of atoms forming the single bond or lower the reduced mass of system, higher is the stretching vibrational frequency। जितना मास बच्चे एटम्स का कम होगा ना, उतना रिड्यूस्ड मास कम होगा, उतनी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या बच्चे ज्यादा हो। मास क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, मास कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। This effect is particularly marked when one of the atom forming a single bond is very small proton। ये इफेक्ट ज्यादा हमें दिखता जब एक एटम बॉन्ड का बहुत छोटा हो, जैसे प्रोटॉन, which generally absorb in the region this। For example, OH bond absorbs at 3570, OD bond absorbs at 2630। अब इसको देखते हैं बच्चे, OH और OD को। Let us see OH and OD। इसको मैं मिटा देता हूं बच्चे, OH OD। अब हमने ये एटम सेम रखा, यहां चेंज लाया है, मुझे बता सकते बच्चे म्यू OH कितना होगा, म्यू OH क्या फार्मूला है, 16 into 1 डिवाइडेड बाई 16 plus 1। फार्मूला है बच्चे, किसी को नहीं पता है बता दूं, M1 M2 M1 plus M2। M1 and M2 are molar masses और म्यू OD क्या होगा बच्चे, 16 into 2 16 plus 2। 16 plus 2। ठीक है बच्चे, बताना बच्चे कितना आता है ये वैल्यू, 16 divided by 17। सर 0.9411। पहले वाले का यस सर 0.9411। दूसरे वाले का 1.77। 1.77। 1.77 कैसे, 1.77। इसका यस सर 1.77। अच्छा 1.77 वेरी गुड, 1.7। देखिए बच्चे कितना फर्क है, अगर एक एटम कहता है स्मॉल एटम हो और उसमें हम वेरिएशन लाएं तो देखिए कितना मार्क्ड डिफरेंस दिखता है। स्मॉलर एटम स्मॉलर द रिड्यूस्ड मास, लार्जर द एटम लार्जर द रिड्यूस्ड मास।
एटम जब हमारा छोटा था H, तो रिड्यूस्ड मास कम आया। एटम जब हमने बड़ा किया, ऑलमोस्ट एटॉमिक मास डबल हो गया। हाइड्रोजन का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है, उससे डबल है। तो रिड्यूस्ड मास में देखिए कितना मार्क्ड डिफरेंस दिखा। जो दूसरे हमने लिए थे कार्बन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन, उसमें इतना मार्क्ड डिफरेंस हमें नहीं दिखा। when one of the atom is small like hydrogen, in that case we see a marked difference in the reduced mass. Smaller the atom, smaller the reduced mass, larger the atom, larger the reduced mass. Okay, and reduced mass has a inverse relation with stretching vibrational frequency. देखिए बच्चे यहाँ पे किसकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए? ये देखें बच्चे, OH बॉन्ड की है 3570 सेंटीमीटर इनवर्स और OD बॉन्ड की है 2630 सेंटीमीटर इनवर्स। फर्क देखें बच्चे OH और OD का। OD में आपने देखा म्यू कितना आया 1.77, इसमें कितना था बच्चे OH में म्यू 0.941. 941. So smaller the reduced mass, higher the stretching vibrational frequency. Larger the reduced mass, lesser the stretching vibrational frequency. ठीक है बच्चे, लेकिन एक बात है, जो हमारा रिलेशन है फ्रीक्वेंसी का, वो दोनों को अकाउंट फॉर करता है। दैट इज इट डिपेंड अपॉन फोर्स कांस्टेंट एज वेल एज द रिड्यूस्ड मास। फोर्स कांस्टेंट और रिड्यूस्ड मास ये दोनों पे डिपेंड करता है। एक पे ये डायरेक्टली डिपेंड करता है और एक पे ये इनवर्सली डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि हमें अगर एग्जैक्ट ट्रेंड देखना होगा, एग्जैक्ट ट्रेंड देखना होगा, हमें दोनों वैल्यूज को ध्यान में रखना होगा। सिर्फ एक को देख के, हमने यहाँ एक को ही देखा ना, OH और OD को, इसमें स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड को हमने ध्यान में नहीं रखा। हम एक चीज को देख के प्रेडिक्शन कर रहे हैं और हमारी वैल्यू मैच भी कर रही है। इट इज इन लाइन विद व्हाट, ये किसके साथ मैच कर रही है बच्चे? रिड्यूस्ड मास के साथ। रिड्यूस्ड मास कम है तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। पर जरूरी नहीं है बच्चे ये ट्रेंड हर जगह फॉलो, क्योंकि याद रखें जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, इट नॉट ओनली डिपेंड अपॉन मासेस ऑफ एटम, इट आल्सो डिपेंड अपॉन फोर्स कांस्टेंट। ये फोर्स कांस्टेंट पे भी डिपेंड करती है। फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू को भी दिमाग में रखना पड़ेगा। तो लेट अस सी, यही बात कर रहा है वो। तो इट मे बी नोटेड दैट इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट एग्जैक्ट ट्रेंड्स इट इज एसेंशियल टू कंसीडर बोथ द फोर्स कांस्टेंट एंड masses of atom together. In some cases, if predictions are made on the basis of masses of atom, कुछ केसेस में अगर आप सिर्फ masses of atom को कंसिडर करके ही प्रेडिक्शन कर दें, your predictions may go wrong. आपकी प्रेडिक्शन कहता है गलत हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ दीज बॉन्ड्स, जो 3 बॉन्ड मैंने अर्लियर लिए, CH, NH, OH और FH भी ले लेते हैं। कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है क्या? We have these bonds CH, NH, OH, FH। बच्चे अगर हमने सिर्फ मासेस ऑफ एटम को ही कंसिडर करना हो, मेरे पास ये बॉन्ड्स है, क्या बताना मुझे? आप में से कोई बच्चा बता सकता है? CH कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ठीक है, अगर हमने सिर्फ मासेस ऑफ एटम को ही कंसिडर करना हो, मतलब रिड्यूस्ड मास को ही कंसिडर करना हो, ओनली द रिड्यूस्ड मास is to be taken into consideration, on the basis of that, उसके बेसिस पे एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगा बच्चे? एक्सपेक्टेड ऑर्डर आप क्या एक्सपेक्ट करते? सबसे कम रिड्यूस्ड मास इसका है, CH रिड्यूस्ड मास इज लेस देन NH। ये रिड्यूस्ड मास का ट्रेंड दे रहा हूं मैं। रिड्यूस्ड मास मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया कि लेसर द मास ऑफ एटम, लेसर द रिड्यूस्ड मास। हाइड्रोजन इन सब में कॉमन है, वेरिएशन अगर है तो सेकंड एटम की है। कार्बन का एटॉमिक मास सबसे कम है इनमें, तो कार्बन का रिड्यूस्ड मास भी कम होगा। दूसरे नंबर पे नाइट्रोजन है, तीसरे नंबर पे OH और चौथे नंबर पे बच्चे F।
दिस इज द रिड्यूस्ड मास ट्रेंड। रिड्यूस्ड मास तो बच्चे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का ट्रेंड क्या होगा बताओ, ऑन दी बेसिस ऑफ रिड्यूस्ड मास। सिर्फ रिड्यूस्ड मास को देखना होगा। आपने क्या देखा कि लेसर द मास हायर द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, यही देखा बच्चे, बोलिए। Yes, sir. दे आर इनवर्सली रिलेटेड। रिड्यूस्ड मास ना, यही रिलेशन है ना बच्चे, देखो mu is proportional to root of k to mu, दे आर frequency is inversely related to reduced mass. Lesser the reduced mass, higher the stretching vibrational frequency. तो बच्चे ऑर्डर क्या होगा, CH की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए किससे बच्चे, NH से NH की ज्यादा होनी चाहिए, OH से OH की ज्यादा होनी चाहिए किससे बच्चे, Fluorine. दिस इज एक्सपेक्टेड ऑर्डर। इसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब देखते हैं क्या। इट वाज आवर एक्सपेक्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूस्ड मास। ये देखिए बच्चे, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी, पर एक्चुअल प्रैक्टिस में ये है उल्टा है। दैट इज FH की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बच्चे OH से, ज्यादा है NH से, ज्यादा है CS। व्हाट इज द रीजन, इसका रीजन क्या होगा, वैल्यूज भी दी है बच्चे, नीचे देखिए वैल्यूज भी दी है नीचे। HF absorb at 4138 सेंटीमीटर इनवर्स, OH 3570, NH 3300 और कार्बन हाइड्रोजन 300 सेंटीमीटर इनवर्स। व्हाट कुड बी द रीजन, क्योंकि हमने एक चीज को इग्नोर कर दिया बच्चे, वो क्या था कि इट इज रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड आल्सो, एंड HF बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन व्हाट, HF बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है किससे बच्चे, इन बॉन्ड, OH से, NH से, FN CS, OH की ज्यादा है NH से, NH की ज्यादा है CS। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड हियर इज प्लेइंग द रोल, डोमिनेंट रोल, इन फैक्ट डोमिनेंट रोल यहाँ पे कौन प्ले कर रहा है बच्चे, स्ट्रेंथ ऑफ। आपको ये चीज क्लियर हुई, पहले बताएं कौन से दो फैक्टर है, मैं इसको रिकैप्चुलेट करने वाला हूँ। कौन से दो फैक्टर हैं जिन पे मेन फैक्टर, तीसरा फैक्टर हमने पढ़ना, वो ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, टाइप ऑफ वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बेंडिंग, पता है आपको। पहले बताओ कौन से दो फैक्टर हैं जिन पे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है एज पर हुक्स लॉ। पहला फैक्टर कौन सा है बच्चे, बताओ शाबाश, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, दैट इज फोर्स कांस्टेंट है ना। और दूसरा फैक्टर कौन सा है बच्चे, रिड्यूस मास या मास ऑफ रिड्यूस्ड एटम। मास, ठीक है शाबाश। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड, और रिड्यूस्ड मास दे आर इनवर्सली रिलेटेड। Inversely. लेकिन याद रखें, जब भी आपने किसी दो या तीन बॉन्ड्स को कंपेयर करना हो, उनकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करना हो, तो एक फैक्टर को अकेला लेके आप चलेंगे, आपके कंक्लूजन गलत हो सकते हैं। इन सम केसेस, कुछ केसेस में बच्चे सही भी आ सकते हैं, जैसे OH और OD बॉन्ड में हमारा कंक्लूजन सही आया, बट इन सर्टेन अदर, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इतना ज्यादा वेरी नहीं कर रहा, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज नॉट प्लेइंग सो मच रोल, तो यहाँ पे रिड्यूस्ड मास ने मेजर रोल प्ले किया, तो हमारा जो रिजल्ट है वो रिड्यूस्ड मास से ही प्रेडिक्ट हो गया। बट सभी जगह एक फैक्टर को लेके आप चलेंगे, योर कंक्लूजन में बी रॉन्ग। जैसे हमने देखा, ये चार बॉन्ड हमने देखे, जहां पे अगर हम सिर्फ रिड्यूस्ड मास को लेके चले, तो फिर हमारा जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वो ये आना चाहिए। CH का रिड्यूस्ड मास सबसे कम होता है, तो उसकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। हाउ द रिड्यूस्ड मास ऑफ CH इज लेस, कैसे लेस होता है बच्चे, कैसे पता चलता है, मैंने आपको सीधा साधा बता दिया है कि लेसर द मास ऑफ एटम लेसर द रिड्यूस्ड मास। एक एटम इन सब में कॉमन है, दूसरे एटम को देख लो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो सबसे मास किसका कम है, कार्बन का, तो रिड्यूस्ड मास भी सबसे कम किसका होगा, CH का, H is common. Lesser the reduced mass, higher the stretching vibration frequency. हमारा एक्सपेक्टेशन ये था, बट एक्चुअल ऑर्डर ये है, उल्टा है। एक्चुअल ऑर्डर इज
totally opposite to the expected order which we were considering on the basis of only reduced mass. इसमें जो opposite result आया, कहता वो किसकी वजह से आया? That is because that we were not considering the strength of bond while drawing conclusions. Strength of bond को भी consider करना पड़ेगा. So here the strength of bond has played the major role. ये बच्चे, अब लास्ट पॉइंट है बच्चे, तीसरा फैक्टर जिस पे डिपेंड करती है वैल्यू, वो तो आपको पता ही है बच्चे. हुक्स लॉ सिर्फ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बताता है, वो बेंडिंग को नहीं बताता है. ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखना, तभी हम बार बार स्ट्रेचिंग ही बोल रहे हैं. हुक्स लॉ यूज्ड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, नॉट ऑफ बेंडिंग. तो थर्ड फैक्टर ऑन विच वैल्यू ऑफ frequency depend, that is type of molecular vibration. मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं कि stretching requires more energy than bending, इसलिए frequency of IR absorption band depend upon type of molecular vibration, whether stretching or bending. We have already discussed that stretching vibrational frequency requires more energy and hence appear at higher frequency or the wave number than the bending vibration of same group. Further, among stretching vibration, asymmetric stretching vibration absorbs. Asymmetric पता ना बच्चे, एक bond stretch हो रहा है, एक compress हो रहा है. One is stretching, other is compressing. Asymmetry require more energy than the symmetric. For example, CH2 bond को लेके उसने यहाँ पहले भी मैंने बताया था आपको, यहाँ अगेन उसने डिस्कस किया है कि CH2 बॉन्ड अगर हम सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करें, स्ट्रेचिंग बच्चे ये कौन सी है? ये सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक? इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, शाबाश बताओ. सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है पहले. ये वाली एसिमेट्रिक है. सिमेट्रिक एसिमेट्रिक की देखो कितनी वैल्यू है, 2962 और सिमेट्रिक की है 2853. तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्स सिमेट्रिक वाली लेस एनर्जी देन एसिमेट्रिक, और वी कैन से एसिमेट्रिक रिक्वायर्स मोर एनर्जी देन द सिमेट्रिक. ठीक है. सिमिलरली डिफरेंट बेंडिंग वाइब्रेशंस एब्सॉर्ब एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. बेंडिंग में भी फर्क है बच्चे, सीजरिंग एट दिस, बैजिंग एंड ट्विस्टिंग एट दिस. तो सीजरिंग में ज्यादा एनर्जी लग रही है, सीजरिंग कैंची की तरह जो चलता है ऐसे सीजरिंग है ना, that requires more energy as compared to basing and twisting. Rocking की वैल्यू बिल्कुल कम है, रॉकिंग ऐसे बताया था मैंने, रॉकिंग. ट्विस्टिंग ये है, ट्विस्टिंग, दिस इज ट्विस्टिंग. रॉकिंग ये, दिस इज रॉकिंग मोशन, रॉकिंग वाइब्रेशन. ये है बच्चे सीजरिंग. अगर हम बेंडिंग वाइब्रेशन की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें लग रही है? सीजरिंग में. बैजिंग और ट्विस्टिंग में ऑलमोस्ट सेम 1250 सेंटीमीटर वर्स. ये एक एग्जांपल लेके चला है, वो CH2 की दिखा रहा है. दिस वाज अबाउट ऑल अबाउट पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन. पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन. पहले दो पॉइंट ओनली रिलेट विद द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, थर्ड पॉइंट रिलेट्स टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन. So hopefully it should be clear to you. It was a very important topic. Short note आपको आ सकता है इसके ऊपर. हमारा टाइम अब खत्म हो रहा है, तो आपके लिए आज छोटा सा क्वेश्चन है. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड. दिस इज टुडेज असेसमेंट. थैंक यू वेरी मच.